सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। मुल्क की मौजूदा इस वक्त सियासी हालात आपके सामने हैं, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे आज, और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि एक मखलूत हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM और दूसरी छोटी जमातों की बनने जा रही है। लेकिन इस हुकूमत में जो अहम पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ी हुकूमत को सपोर्ट तो करेगी, लेकिन वो वजारतें नहीं लेगी, यानी काबीना का हिस्सा नहीं होगी, यानी हुकूमत में मरकज़ी हुकूमत का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बुनियाद पर कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अहम आइनी ओहदे तो ले लिए हैं, और मरकज़ी हुकूमत जो एक बहुत कमज़ोर हुकूमत होगी, और मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान को जो सियासी और मुआशी बदतरीन बहरान का सामना है उसको PMLN को अकेले फेस करने को भेज दिया है। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेर को पिंजरे में बंद करके चाबी अपने पास रखा है कि जब चाहेंगे पार्लियामेंट में 54 सीट गिराएंगे और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कारकर्दगी पे ओन नहीं। हाँ, अगर PMLN ने मरकज़ी हुकूमत में रहकर कारकर्दगी दिखा दी तो फिर यकीनन उसको अकेले ये क्रेडिट मिलेगा। दूसरी तरफ धांधली का शोर आज भी है, और पाकिस्तान की बहुत सारी सियासी जमातें पार्लियामेंट से बाहर यानी रोड पे अभी तक एहतजाज कर रही हैं। फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 के तहत बनने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ PTI और दूसरे लोग अदालत में जा चुके हैं। इलेक्शन का ऑडिट होना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन करें, यह बड़ा मुतालबा है। एक और बात जो बड़ी नई डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि PTI ने IMF को ख़त लिखा है, और ख़त में उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत बनी है वो हुकूमत जाली है और वो आवाम के मैंडेट से नहीं आई है, इसलिए कर्ज़ अगर आप देंगे तो कौन वापस करेगा, ऐसी सूरत हाल में ये पैसा ज़ाया होगा, तो इस पर नज़रसानी की जाए। तो सवाल ये है कि IMF को ख़त लिखना PTI का, ये क्या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में IMF को मुदाखलत के लिए दावत नहीं देना है? इसी तरह मरकज़ी हुकूमत में पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने कहा, कि हिस्सेदार नहीं है। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब सायरा बानो, रहनुमा GDA की। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं राना एहसान अफजाल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ नाज बलोच हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी हमारे साथ हैं। और थोड़ी देर के बाद शुएब शाहीन साहब तर्जुमान PTI के हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रोग्राम में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ सायरा बानो की तरफ कि सायरा बानो साहब, ये बताइए कि क्या वाकई अवाम ने ये स्प्लिट मैंडेट क्यों दिया? आज जो पाकिस्तान की हुकूमत बनने जा रही है वो एक कमज़ोर हुकूमत नज़र आ रही है, और बज़ाहिर ये देखने को आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा स्मार्ट खेल खेला है, और वो मरकज़ी हुकूमत का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत उसके पास आ गई है, सिंध हुकूमत अब तीसरी दफ़ा उसके पास कंटिन्यूशन में आ गई है, और बाकी पार्लियामेंट में जो है उसका जितनी भी उसकी सीटें हैं इस हुकूमत के लिए वो एक चाबी की सूरत में है कि जब चाहें वो इसको गिरा दें। कैसे देखती हैं इन तमाम बातों को? कैसे देखती हूँ? जो दिख रहा है वही देखती हूँ, जो नजर आ रहा है। जो हमसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मसला ये है कि वो सब कांच के घर में बैठे हुए और हमें सब कुछ दिख रहा है। आपने कहा कि एक उनकी स्मार्ट मूव हम वफाक पर आ जाते हैं, यानी कि तुम मेरे दिल में तो रहोगी लेकिन मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। यानी कि तमाम दूसरे आईनी ओहदे तो ले लिए लेकिन वजारतों में हिस्सेदार नहीं होंगे, यानी कि जो डायरेक्ट अवाम के सामने जवाबदेह होंगे हम वो चीज नहीं लेंगे। चले ठीक,
एक ही पार्टी को पूरा परफॉर्म करने दे, ताकि वो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन आया कि जो आगे बजट आने वाला है, उस बजट में भी तो उनको उनके वोट की जरूरत होगी। और अगर पीपल्स पार्टी या साथ उनके उस बजट में वोट देती है, तो फिर क्या ये उस चीज में हिस्सेदार नहीं होंगे? जाहिर है अवाम के पास जाएंगे, अवाम से तो सब अवाम तो सवाल पूछेगी। और बाकी बाकी आपने क्या पूछा था? मैंने कहा स्प्लिट रिगिंग के बजट बारे में। आवाम ने क्यों दिया, और ये धांधली का जो शोर हो रहा है ये क्यों है? अवाम ने इनको दिया कब है? अगर आप नून की बात करें तो अवाम ने कब दिया है? आपके सामने ये सब कुछ जबरदस्ती, कि यहाँ पर आपने देखा कि कमिश्नर पहले बेजमीन फिर बाजमीन और फिर बेजमीर हो गए। कि यहाँ पर हमें यही नहीं समझ आ रही कि उनकी कौन सी स्टेटमेंट को सही माना जाए। क्या वो जो जब उनको जहनी तवाजुन उनका खराब था तब, या उसके बाद जो जहनी तवाजुन या जो भी चिप सॉफ्टवेयर जो भी अपडेट हुए हैं उसको हम सही माने या उसको माने? आवाम ने वोट दिया ही नहीं। आप अगर यहाँ कराची में आए तो पूरे स्टेट में तो शायद उनको तकरीबन मैं 1 लाख हुकूमत का हिस्सा रहे थे, लोगों की तनकीद का सामना था उनको। लेकिन देखिए यहाँ पर भी हमारे यहाँ गैबी इमदाद होती है, कोई जादू और कोई झरलू घूमता है और उसके बाद लोगों के पास सीट आ जाती है। और जो जिस तरीके से सिलेक्शन से पहले हमारी जमात ने तहफुजात का इजहार किया था आरओज पे, डीआरओज पे, और जो एक सबसे वो जो कहते हैं ना मुतनाज़ा किरदार निसार दुरानी साहब का था, कि जिनकी एसोसिएट की 2 खवातीन मेंबर का रिजर्व सीट ये सिंध असेंबली में उनका नाम है, तो हमको कैसे गैर जानिबदार मान लें? और जिस तरीके से फिर सारा कुछ हुआ कि ये इलेक्शन, मैं 12 कहती हूँ, ओपोनेंट तो था ही नहीं मेरे सामने, मेरे एसीडीसी ये लोग थे। और उसमें पुलिस भी आप कर लें, उसमें ये जिनके जो पूरा बलदियाती निजाम था वो सारा उनके साथ था। तो मैं इस इलेक्शन को, क्योंकि देखिए मैं शायद इस कैंपेन का, इस प्रोसीजर का हिस्सा ना होती तो शायद मैं इतना आपको मेरी आवाज में वो चीज ना, लेकिन वो मैं खुद देख कर आई हूँ, मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। अब भले आप वो कह रहे हैं कि कुछ भी करके मेरी बात को कोई दाएं बाएं करने की कोशिश करे, तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि वो मैं खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आई हूँ। और ये सब जिस इदारे की नाक के नीचे हुए हैं, कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। 12 उनको कहा जा रहा था, और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन एक साफ इलेक्शन नहीं दे सके वो इस मुल्क को, तो मुल्क का पैसा जाया करने की जरूरत क्या थी? जैसे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ड्राइंग रूम में ओहदे बांट लेते, जरूरत क्या थी इस इलेक्शन की और ठीक है, लोगों की उम्मीदें खत्म करने की? ठीक है। अच्छा जी, जी। ये मैं आता हूँ नाज बलोच साहबा की तरफ। नाज बलोच साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह सिंध में तो वाज़ेह अक्सरियत से आई है, लेकिन और भी अब उसके पास बड़ा पॉजिटिव चीज़ें आ चुकी हैं, और वो सदर का ओहदा, बलूचिस्तान की हुकूमत, सेनेट चेयरमैन, लेकिन मरकज़ी हुकूमत का आप हिस्सा नहीं बनने जा रही हैं। क्या जो अभी कहा सारा बानो ने कि आवाम को जवाबदेह नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन आप भरपूर तरीके से सारी चीज़ों को इंजॉय करेंगे, क्या ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर दानिश, इस वक्त जो इलेक्शन इंतखाबात के बाद के नताइज हैं वो आप सबके सामने हैं। डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी में कंसर्न हैं। तो पीपल्स पार्टी मानती है कि कराची में एकदम से जो है वो 18-17 सीटें जमात को दे दी गई, जो कि हमारी मुताबिक शायद वो सीट जो है इसमें काफ़ी सारी सीट ऐसी थी जो हमारे हक में थी। उसके अलावा लाहौर की सीट पे हमारा रिजर्वेशन है। इसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने ग्रीवेंसेस होंगे, रेजर्वेशन होंगे। किसी की 1-2 सीट वाली पार्टी है, किसी की ज्यादा सीटों वाली पार्टी है। हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने ग्रीवेंसेस अपनी जगह होंगे। इलेक्शन में रिगिंग, पोस्ट इलेक्शन, प्री पोल रिगिंग हो या इलेक्शन डे रिगिंग हो, ये चीजें पूरे पाकिस्तान में अलमिया है कि ये हर इलेक्शन के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी के एतराजात होते हैं बेज़ाब्तियत के ऊपर। इसके लिए होनी चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म। जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं होंगे, हर इलेक्शन के बाद हम इसी तरीके से एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे होंगे। इस वक्त मसला यह है कि मुल्क को कहाँ लेके जाना है। इतने मुश्किल से जाके इलेक्शन हुए, जिन हालात में मुल्क था, अब इलेक्शन अगर हो गए हैं, उसमें अगर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि वाज़ेह अक्सरियत किसी एक सियासी जमात के पास नहीं थी। हम तो बार बार सबसे समझ बूझ की बात,
सबसे नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो बार बार कहते रहे कि अगर तो इंडिपेंडेंट सियासी जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीटीआई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, तो वो कोई जो भी जिस तरह से चाहते हैं हुकूमत बनाना, तो नंबर गेम पूरी करें और आएँ और आके बात करें और हुकूमत बनाएं। सिचुएशन तो ऐसी थी कि पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नंबर गेम पे ऊपर आई है, तो नंबरिंग के हिसाब से तो कोई भी सियासी जमात हमारे बगैर हुकूमत बना ही नहीं पा रही थी। ऐसे में क्या हम रूट से बढ़ जाते, ऐसे में हम ये कहते कि नहीं जी हमें इज्जत करनी है, हम तो हुकूमत नहीं करेंगे, हम अपोजिशन में बैठे रहेंगे और मुल्क का जो माशी मामला है उसको ऐसे के वैसे नहीं, तो आप हुकूमत का हिस्सा क्यों नहीं बनी? यही तो सवाल सारा बानो ने कहा है कि हुकूमत का हिस्सा क्यों नहीं बनी आप? डॉक्टर दानिश, क्योंकि उसकी वजह यह है, हुकूमत का हिस्सा ना बनने की वजह यह है, हम बिल्कुल हुकूमत बनाने में अपना किरदार अदा करें, जो आईनी ओहदे हैं उसके ऊपर हम हक रखते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, इंतखाबात का। लेकिन हुकूमत करने का मकसद ये होता है कि आप फिर सोलली जब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की लेते हैं तो आप फिर जवाबदेह भी होते हैं। जब हमने अपने अवाम से, लोगों से अपनी इंतखाबी मंशूर के हवाले से पीपल्स पार्टी ने जो अपना मंशूर पेश किया, जिससे हमें वोट पड़ा, वो मंशूर को तो हम तभी फुलफिल कर सकते हैं जब हमें प्रॉपर होलिस्टिकली, अगर आप देखें, हमें पूरा जो है वो इख्तियार हो। लेकिन अगर हमारे पास पूरा इख्तियार नहीं होगा और इख्तियारात जो है वो डिवाइडेड होंगे, तो किसी के पास हेल्थ मिनिस्ट्री, किसी के पास फॉरेन मिनिस्ट्री, किसी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, तो ऐसे में तो फिर कोई जिम्मेदारी जो है वो डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं। तो इसलिए आपने ये कोशिश की कि पूरी जिम्मेदारी पीएमएलएन को दी जाए ताकि वो डिलीवर कर सके, कल ये ऑब्जेक्शन ना हो जैसे कि 16 महीने में हुआ था कि हमें मुख्तलिफ हमारी इत्तेहादी जमातों को कई तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी बुनियाद पे हम काम नहीं कर सके। ये शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है। जनाब रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, अभी बनी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि आपकी पार्टी दूसरी इस वक्त विनिंग पार्टी है। पहली तो जाहिर है पीटीआई आज़ाद है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से आपके नंबर काफ़ी मुस्तहकम है और इसमें दूसरी छोटी सियासी जमात भी है, एमक्यूएम भी है। लेकिन सर कहा यह जा रहा है कि इस दफ़ा पीएमएलएन को पूरा मौका दिया गया है मरकज़ी हुकूमत बनाने का, लेकिन अहम ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ले लिए हैं और जो शेर है उसको पिंजरे में बंद करके चाबी अपने पास रखा है कि जब चाहेंगे वो पार्लियामेंट में आपकी हुकूमत को गिरा देंगे। तो ऐसी कमज़ोर हुकूमत आपने क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं आपने ये कोशिश की कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे देते पूरी की पूरी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि ये जो कोलिशन पार्टनर्स हैं तीन, इन्होंने जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ये फैसला किया कि ये हुकूमत फॉर्मेशन का हिस्सा बनेंगे और उसमें हम लीडिंग पार्टनर्स हैं। और आपने ठीक कहा कि जो नंबर गेम है वो ऐसी है कि जो इसकी वायबिलिटी या एग्जिस्टेंस जो ये कोलिशन हुकूमत की तब तक है जब तक ये तीनों कोलिशन पार्टनर्स एक दूसरे का साथ देते हैं, और जब साथ नहीं देंगे तो ये कोलिशन हुकूमत जो है ये एक दिन भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सायरा बानो साहबा ने भी ठीक कहा कि अगर बजट है तो बजट भी तभी पास होगा अगर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम जो है वो अपना वोट देंगे। अगर बजट में अमेंडमेंट है तो तब भी वो मुमकिन होगी जब तीनों जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो एक पेज पे होंगे। तो इसके अंदर देखें, ये हुकूमत पीएमएलएन की नहीं है, कोलिशन हुकूमत है, हम इसके लीडिंग पार्टनर हैं। और ये सारी इन तीनों सर माफी चाहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साफ तौर पे ये कहा है और ये बात सभी कह रहे हैं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट एक लिहाज से तो है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत इस वक्त जो है वो पीएमएलएन की है मुकम्मल तौर पर। यानी आप जवाबदेह हैं, अगर आपकी कारकर्दगी है तो भी आपको मिलेगा और अगर आपकी कारकर्दगी नहीं हुई तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। हालांकि आपकी ये पोजीशन नहीं है कि पार्लियामेंट में आप अक्सरियत रखते हैं तो कल आइन साजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम आपको डिक्टेट करेगी, हुकूमत करने में डिक्टेट करेगी। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी
तो वो 54 और 17 सीटें हटा लेंगे, आप धड़ाम से गिर जाएंगे। जी डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि मैं ज्यादा तफसील में जाना चाहूंगा। जब हुकूमत बजट पेश करती है तो उस बजट में सारे अगले साल के जो टारगेट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम टैक्स कलेक्शन कितनी करेंगे और कितना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और फिर उसको खर्चेंगे कैसे और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हम क्या करेंगे। तो सब कुछ बड़ी डिटेल के अंदर तय किया जाता है कि अगले साल का क्या प्रोग्राम होगा। आईएमएफ से अगर मुआहदा किया जाएगा तो उसको पूरा करने के लिए आपको बजट देना होगा। तो मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि वो बजट पास कब होगा। हम वो बजट बना तो रहे हैं, हम वो बजट बनाएंगे, हम अहदाफ भी सेट करेंगे, लेकिन वो पास कौन करेगा? वो पीएमएलएन नहीं पास करेगी। वो तब पास होगा जब पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पास करेगी। तो ये जो जोली सर दामन चले का साथ है, मैं बजट पे इसके नहीं आ अंदर रहा, हमारा तो ये मैं बजट पे नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा आपसे सवाल, नहीं, मैं हुकूमत की मैं तो कारकर्दगी पे आ एक्सप्लेन रहा कर रहा हूँ। हूं। आपकी मैं आपको हुकूमत एक्सप्लेन कर अगर रहा हूं। कोई हुकूमत क्या होती है आपकी डॉक्टर साहब? हुकूमत अगर फर्ज कीजिए काबीना में कोई ऐसा फैसला कर सकती है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम के मफादात के खिलाफ हो, क्या आपकी हुकूमत मरकज में या पार्लियामेंट में कोई ऐसी आइन साजी कर सकती है जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के मफादात के नहीं कर खिलाफ हो? सकती। और एक और बात वो ये है कि दो बड़ी हरीफ एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है, दोनों को कैसे लेके चलेंगे आप? देखिए आपने डॉक्टर साहब ठीक कहा कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस पर वो इख्तलाफ करके कहेंगे कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है तो ये हुकूमत आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये एक जोली दामन का साथ है, ये मिल के फैसले होंगे और इसमें आगे चलने का क्या तरीका कार है वो यही होगा कि हमें मुशावरत करनी होगी। हम तो ये समझते थे कि इनको वजारतों में हिस्सा लेना चाहिए है, क्योंकि लेकिन बहरहाल उनकी सपोर्ट है, बड़ी अच्छी बात है। देखें डॉक्टर साहब एक और भी तो है ना बात कि अगर हम ना हुकूमत बनाते तो फिर क्या जो आपने कहा सबसे बड़ी जो इंडिपेंडेंट जमात थी जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तब्दील हो गई है, क्या वो हुकूमत बनाने जा रही थी? वो भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ना वो हमारे साथ बात करना चाहते थे ना पीपल्स पार्टी के साथ बात करना चाहते थे। तो बहरहाल हमने तो उनको मौका दिया, लेकिन उनकी सियासत ही ऐसी है कि वो सिर्फ अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इसके अंदर मैं समझता हूं कि मैं इन आगे तीन जाऊंगा, जमातों ने मैं जिम्मेदारी आगे का जाऊंगा, एहसास आपका किया। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं एक दो बड़े अहम सवालात आपके सामने रखूंगा। जी सारा बानो साहबा, ये क्या आप समझती हैं सिंध में जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं, आपने इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़ा भी मांगा है, जितनी भी ऐसी सियासी जमातें जो एहतजाज कर रही हैं और ऑडिट की बात कर रही हैं, आप समझ रही हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है जिसको आप मानने को तैयार नहीं हैं, तो फ्यूचर क्या है? मसलन आप समझती हैं कि फिर इसी तरह से हुकूमत चलेगी और आप एहतजाज करती रहेंगी? देखिए होते तो यही आए हैं, यही देखते हुए आए हैं। अभी यहाँ पर मेरे काफी, अभी उससे पहले एक प्रोग्राम किया तो हमारी पीपल्स पार्टी की खातून थी जो कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रही थी, रोना शुरू हो गई कि मैं तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूँ, फॉर्म 45 लेके आप अदालतों में चले जाए। उनको समझाया कि फैसल वाडा जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी समझे जाते हैं, वो कहते हैं उस पर छोले खाओ, और फॉर्म 45 की हिसाब से तो 462 मेरे पोलिंग स्टेशन थे और उसमें से आधे से ज्यादा आप उसको इलाका गैर समझ लीजिए। और मजे की बात है कि फौज भी तैनात नहीं थी। हसास तो करार दिया गया था, लेकिन वो हसास शहरी पोलिंग स्टेशन को कर दिया था, लेकिन जो जंगलात की तरफ थी वो वहां पर जो भी हुआ वहां पर सारा वो हुआ। तो ये एहतजाज, पीर साहब की आपने कॉन्फ्रेंस सुनी थी कि वो एहतजाज कि किसी ने आके मैसेज दिया और फिर उसके बाद कहा कि जीडीए के सामने 0 लिखा हुआ है। तो मैं आपको क्या बताऊं डॉक्टर दानिश साहब कि इलेक्शन कमीशन हो गया या वो हो गया, जब तक कोई आशीर्वाद नहीं होती तो वो इतना बड़ा धांधला कर नहीं सकते। तो जिस वक्त सौदेबाजी हुई भी हो और आप सुबह उठाकर ठेके पर दे दें और आप डिसाइड करें कि ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, एक में मखलूक से हुकूमत होगी, एक में ये होगा। क्योंकि देखिए बात अब ये सियासी जमातों की नहीं रही, ये एक बैनुल अक़वामी प्रेशर है। इसी किस्म के लोग उनको चाहिए। बलोचिस्तान के इतने सारे मामलात हैं, पानी के इतने सारे मामलात हैं, जो हमने पानी का रुख थारी की तरफ मोड़ना है, बहुत सारी चीजें हैं।
और ये वही उन चीजों पे, इन सब चीजों पे वो दस्तखतनामे और सब वो कर सकते हैं कि जिनकी क्या कहते हैं, टेंट पर दबाया वो। क्योंकि ये जो कमिश्नर का बयान था, मैं इसको भी बाजू मरोड़ना कहूंगी। राव अनवार का जो बयान आया, मैं उसको भी बाजू मरोड़ना कहूंगी। उससे पहले जो यहाँ पर सारा कुछ हुआ, सिंध में क्रैकडाउन हुआ, मैं उसको भी बाजू मरोड़ना कहूंगी। तो जब मैं यहाँ बाजू पर मरोड़ एक के सवाल यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि देखिए, पीर साहब आए, बहुत बड़ा मजमा आपने इतना खड़ा किया, बहुत लोग थे उसमें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपका बहुत बड़ा जीडीए का एक जो प्रोसेशन था, इसका जो रिजल्ट हमने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जी जीडीए जो ये इतना बड़ा प्रोसेशन कर रही है, वो क्यों कर रही है? क्योंकि सिंध में तो जीडीए की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमेशा वो हारती आई है। तो इस दफा 2024 में ये क्लेम जी कैसे 2013 2018 इसमें इसमें बस अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ वो कहते ना कि बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन बाज दफा इंसान बोल नहीं पाता कि ये जो मुल्क के वसी तर मुफाद की लाश हमारे कंधों पर रखी हुई थी ना, वो लाश अब उतार फेंकी है। 2013 में जब हुआ, फिर 2018 में जो हुआ, जो पीर साहब ने तब भी कहा था कि पंजाब का झगड़ा आप सिंध में मत लेकर आए। जब यहाँ पर आपकी मंशा के मुताबिक नामों के ऊपर क्रॉस लगे कि ये भी नहीं असेंबली में चाहिए, ये भी नहीं असेंबली में चाहिए, तो फिर ये सब यही होगा। और वही बात है कि जिन पर भरोसा होता है, हर किसी का भरोसा एक ही जगह पर होता है। अब इसमें मुझे कोई कहानी ना सुनाना शुरू कर दे मेरे दो मेहमान जो बैठे हुए, तो वो फिर जब बात आती है तो फिर आके मुल्क के वसी तर मफाद में ये हो जाती है कि अगर ये वाला कदम हमने उठाया तो ये जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए ये सब कुछ बहुत नुकसानदेह होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। बस अब 2024 से बस हो गई है। कुर्बानी देने के लिए हमारी जमात तो नहीं बैठी हुई कि इसी खामोशी में इस टेप लगाकर हमने बैठना है मुल्क के वसी तर मफाद में। और पता चला कि मुल्क का वसी तर मुफाद बेसिकली होता नहीं है, वो खुद का मुफाद होता है कि वो यहाँ पर, ये इससे पहले ही सारा कुछ हो चुका था। अब देखिए, बातें होती है ना, अब आप मुझसे इसकी तफसील पूछें तो अब जब तफसील बताने बैठ गई तो फिर ना आप, ना बंदा रहेगा ना बंदा नवाज, न बंदा रहेगा ना बंदा आवाज़। क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, एक छोटा सा मेरे पास 1 मिनट है, मैं आपका पॉइंट लूँ, फिर मैं नाज बलोच के पास आऊँगा ताकि उनसे तफसील से बात करूँ। मुझे ये बताइए, ये मुल्क के वसी तर मफाद इलेक्शन से पहले क्यों नहीं सोचा जाता है, इलेक्शन के बाद क्यों सोचा जाता है? आप हमारी बात कर रहे हैं नहीं, या मैं आपसे करने पूछ रहा वालों हूँ, की बात? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुल्क का वसी तर मफाद इलेक्शन से पहले क्यों नहीं सोचा जाता है, इलेक्शन के बाद क्यों सोचा जाता है? नहीं, अगर आप हमारी बात कर रहे हैं तो पीर साहब ने तो कहा था कि ना इस सिस्टम को एक्सपोज थी, दोस्तों ने का दोस्त मतलब जो पार्टी के बाकी लोग थे, उन्होंने कहा था कि जब ये इलेक्शन और ये सब गोली सौदेबाजी हो चुकी है तो फिर हम इलेक्शन क्यों लड़े। तो सही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पहले हुकूमत बन गई थी और इलेक्शन बाद में हुआ है, आपका ये कहना है या पीर साहब का कहना है? एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं अपने मेहमानों के पास। वेलकम बैक जी। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। मैं फिर आता हूं जनाब राना एहसान अफजल साहब के पास। राना साहब, ये बताइए कि देखें, ये एक मखलूत हुकूमत तो नहीं है, माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने आपकी हुकूमत बना दी है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत आप ही की है। अब जो हम सुनने में आ रहे हैं कि फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 की बनने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत में चले गए हैं। एक तो इस पे आप ज़रा बताइए कि फॉर्म 47 के बदौलत बनने वाली फॉर्म 45 की हुकूमत नहीं बल्कि 47 की। दूसरा, जो ये पीटीआई IMF की तरफ गई है, और ये आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना नहीं है? देखिए डॉक्टर साहब, हमारे नज़दीक 2018 का बदतरीन रिग्ड इलेक्शन था और हमारे पास जो ऑप्शंस थी वो यही था कि हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं या अदालतों में जाएं। अभी अगर इनके बकौल ये फॉर्म 45 या 47 का इलेक्शन है या जो भी इनके इल्ज़ामात हैं, उसका हल जो है
ना इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान की साख को खराब करना है, ना लॉबियस्ट हायर करके डॉलर खर्च के पाकिस्तान की साख खराब करना है। इसका हल भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतों में है। वहां जाएं, इंसाफ का इंतजार करें। इंशाल्लाह अगर ये सच्चे हुए इनको इंसाफ मिल जाएगा, और अगर झूठे हुए और ये प्रोपोगेंडा हुआ, जिसकी भी नवीद है कि 35 पंक्चर और जो इनका पुराना तर्जे सियासत रहा है जिसमें साइफर और वो सारे मामलात, तो प्रोपोगेंडा के तो ये माहिर है। तो ये जाएं, इंसाफ इनको मिलेगा। इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। पीएमएलएन ने इलेक्शन नहीं कराए, इलेक्शन ये ईसीपी ने कराए हैं, जो कि आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदारा है, और इसी तरह अदालतें भी इंडिपेंडेंट अदारा है। तो वहां जाए, वहां इंसाफ इनको अगर सच्चे हुए मिल जाएगा। जहां तक आपने आईएमएफ की बात की, तो ये पहली दफा नहीं है, ये तीसरी दफा है। जब खान साहब को पता था कि आईनी तरीके से उनकी हुकूमत जाने वाली है, तो उन्होंने जो मुआहदा खुद किया था आईएमएफ के साथ, उसके ऊपर पानी फेरा, उसको फाड़ के धज्जियां उसकी उड़ा दी। बिजली महंगी करनी थी, सस्ती कर दी। पेट्रोल महंगा करना था, सस्ता कर दिया, और मुल्क को एक बहरान के अंदर डाल दिया। फिर जब हमारी हुकूमत आ गई और हम फिर से आईएमएफ के मुआहदे को बहाल करने लगे थे, तो दो सूबों जिन्होंने कमिट किया हुआ था कि उन्होंने प्रोविंशियल सरप्लस देना है, तो इन्होंने खत लिख दिया। तब भी आईएमएफ को खत लिखा, और जो ऑडियो लीक्स में जो इनकी प्लानिंग थी कि किसी तरीके से हम मुल्क को जो है वो ब्रेक लगा के अपना कोई फायदा निकाल लें, तो वो भी लोगों ने सारा बखूबी सुन लिया। आज भी उसी नीयत के साथ, उसी सोच के साथ कि मुल्क गया भाड़ में, मुल्क के लोग गए भाड़ में, हमारी जो इल्जामात हैं वो सच्चे साबित हो जाएं, हम जिस मुद्दे पे खड़े हैं वो ठीक हो जाए, बाकी सब कुछ जो है उसका कोई इनको गौर और फिक्र नहीं है। तो वो उसी तर्ज के ऊपर आज ये लिख रहे हैं, लेकिन इनके तीनों प्लान जो हैं वो फ्लॉप हुए, और ये भी फ्लॉप होगा। तो मैं समझता हूं ये जो खत लिखने जा रहे हैं, इनकी नीयत बताती है कि मुल्क के लिए क्या है, लेकिन हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा सर, ये बताएं, मैं आपकी मौजूदगी का एक फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा, और वो ये है कि लंदन से ये कहा गया था आने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म हैं, और फिर बड़े बड़े इश्तहार भी आए और बड़े स्टेटमेंट भी मौजूद थे, और मियां साहब ये बता चुके थे कि उनको पता था कि ये मखलूत हुकूमत बनेगी, पूरा मैंडेट किसी को मिलने वाला नहीं है, बज़ाहिर वो सबको लेके साथ चलने, और उनका लाहौर का जलसा भी था वो सबको लेके साथ चलने। क्या वजूहत है सर, क्या ऐसा हो गया है कि वज़ीर आज़म तो आपका है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं है, चौथी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त पर्दे सीमी से बिल्कुल आउट हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, किसी अहम मीटिंग में भी नज़र नहीं आ रहे हैं जो पहले नज़र आ रहे थे, और प्रोटोकॉल भी उनको वज़ीर आज़म का मिला था। थोड़ा सा इस पर मुख्तसर सा दें, फिर मैं आगे जाऊँ। डॉक्टर साहब, हमारी तो उम्मीद ये थी कि हमें अवाम सिंपल मेजॉरिटी देगी, लेकिन जो मैंडेट आया वो स्प्लिट आया। तो अभी ये जो हमारी हुकूमत है, ये पीएमएलएन की हुकूमत नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा, हमारा हर फैसला तब वो मुमकिन होगा कि हम उसको आगे लेके बढ़े जब तक उसको पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की सपोर्ट है। तो इस सिनारियो के अंदर मियां नवाज शरीफ ने नॉमिनेट किया शहबाज शरीफ साहब को, जो पहले भी एक बड़ी कोalition हुकूमत चला चुके हैं और कामयाबी से मुल्क को डिफॉल्ट से भी बचाया और आईएमएफ का मुआहदा भी बहाल किया। तो उन्होंने बेहतर समझा कि वो लीड करेंगे। और जहां तक आज मियां साहब की बात है, तो मियां नवाज शरीफ आज भी उनसे गाइडेंस भी ली जा रही है, उनसे मुशावरत भी हो रही है, और उनसे हम गाइडेंस और मुशावरत करते रहेंगे। और वो सीनियर तरीन लीडर हैं इस मुल्क के, तो वो हमेशा रेलेवेंट थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ नाज बलोच साहिबा की तरफ, उसके बाद शोएब शाहीन की तरफ आता हूँ। नाज बलोच साहिबा, इस कमज़ोर तरीन, मैं मखलूत हुकूमत नहीं कहूँगा, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत टोटल पीएमएलएन के पास है। आपने आइनी ओहदे ले लिए हैं, उनको हुकूमत तक पहुँचाने के लिए सीढ़ी दे दी है, और उस सीढ़ी से चढ़कर वो हुकूमत साजी की तरफ जा रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि इस कमज़ोर तरीन हुकूमत को कब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, सपोर्ट करेगी। अगर इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई और ये डिलीवर नहीं कर सके, तो पीपल्स पार्टी कब तक उनको सपोर्ट देती रहेगी? देखिए डॉक्टर दानिश, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब अपना मंशूर लेकर इलेक्शन की मुहिम कर रही थी, हमने उसी वक्त अवामी जो हमारे इश्यूज हैं, जो हमें एड्रेस करने हैं, अवाम से यही वादा किया कि हमें अगर हुकूमत मिली तो हम ये इश्यूज जो है अवाम के रिजॉल्व करेंगे।
लेकिन आपको पता है कि चूंकि नंबर्स जो है उसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमतें बनती हैं, और मैंने जिस तरह पहले आपको पूरी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है हालात होते अगर हम एक साथ बैठ कर मुल्क को आगे ना बढ़ाएं तो एक डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होगी जो मुल्क के हक में बेहतर नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक मौका मिला है PMLN को, अगर वो वाकईतन चाहते हैं कि जो उन्होंने आवाम से वादे किए हैं और अपने जो वादों के ऊपर पूरा उतरने का उनको मौका दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े दिल का मुजाहिरा किया और ये अपने मुल्क के लिए किया ताकि मुल्क आगे बढ़े। और जहां तक बात रही, देखिए आप कमजोर हुकूमत की डॉक्टर दानिश बात करें तो आप ये देखें ना कि 2018 में हुकूमत बनी थी, तो जितना कि मैं समझती हूँ PTI को, तो उस हुकूमत में तो मांगे तांगे की हुकूमत थी। मेरा ख्याल है जो लोग उस हुकूमत का हिस्सा थे, आज अगर वो बैठ के आज की हुकूमत से सवाल उठा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा माजी में जाके 2013-14 बहुत पहले जा रहे हैं, 2018 पे जाके बात करें। 2018 की हुकूमत में जब जहाजों से भर भर के लोग आ रहे थे, शामिल हो रहे थे, तो उस हुकूमत का हिस्सा जो लोग थे आज वो बैठ कर कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा। और जब वो सिंध पे तनकीद कर रहे हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती उसकी बात। जिसके पास 2 सीटें ना हो और वो आकर बोले कि जी सिंध हमारा, पूरी हमारी सीटें सारी दूसरी जमात पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाएं कि वो खा गई, तो ये नामुनासिब सी बात है। फैक्चुअल रियलिटी की बात होनी चाहिए। और फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को, शायद किसी जमात को बुरी लगती हो, नापसंद हो, अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि हमने डिलीवर तो किया है ना, हमने हॉस्पिटल्स दिए हैं, हमने काम किए। हाँ, हालात बहुत बुरे मामलात रहे हमारे, सैलाब की बात सिचुएशन बहुत बुरी रही, लेकिन उस वक्त भी कौन खड़ा था आवाम के साथ? कौन सा सियासी लीडर आके सर पे खड़ा हुआ आवाम के? किसने आके दुखी वक्त में आवाम के साथ आकर उनको कहा कि हाँ वी स्टैंड विद यू? 20 लाख घरों का काम किसने शुरू किया? ये पीपल्स पार्टी ने किया है, तो सिंध की आवाम हमें वोट देती है ना। और बाकी जहाँ तक बलूचिस्तान की बात रही, वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी अददी अक्सरियत इतनी लेकर आई है कि वहाँ मिलकर हुकूमत बनाने में हमारी पोजीशनिंग बनी है। तो हमने मेहनत की है। हमारे ही पार्टी के लीडर ने, बिलावल भुट्टो के अलावा मुझे बता दें कौन था जो 1.5 महीने से जाके पूरे कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक, उसने कोई शहर उन्होंने नहीं छोड़ा, बलूचिस्तान से लेके KPK से लेके पंजाब में शहर जाके उन्होंने अपनी कैंपेन की। बाकी तो हमने किसी को नहीं देखा। तो ऐसे आके आप इलेक्शन लड़ने के बाद अगर कोई दावा कर दे कि जी वो तो हमारी सीटें थी और छीन दी पीपल्स पार्टी ने, तो मुझे मजाक ही लगता है। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो भी इस वक्त हुकूमत साजी आपने में मदद की है, कम से कम पार्लियामेंट में आप PMLN और MQM आपके साथ बैठेगी। MQM 17 सीटों पे मौजूद है और आपकी इस जो कोलिशन जिसको कहा जा रहा है, कम से कम हम समझते हैं कि ये कोलिशन नहीं है, पूरी PMLN की हुकूमत है, लेकिन सपोर्ट आपकी है, सीढ़ी आपकी है, कंधा आपका है और MQM का है। MQM इस वक्त आपके संगीन आपकी हरीफ है, उसने सारी कंपेन आपके खिलाफ और आपने भी कराची में सारी कंपेन उसके खिलाफ की है। तो ऐसी सूरत हाल में जब MQM 3 नुकाती अपना मामला लेकर कि हमें जो सपोर्ट करेगा हम उस हुकूमत का हिस्सा होंगे वरना नहीं होंगे, तो वो 3 नुकात लोकल बॉडीज़ के हवाले से है और वो आप भी जानती हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं है जो मौजूदा सिचुएशन है। ऐसे में पीपल्स पार्टी कैसे MQM और PMLN के साथ खड़ी रहेगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो MQM के साथ खड़ी है, ना PMLN के साथ जो है खड़ी है, वो पार्लियामेंट के साथ खड़ी है। हमने हमेशा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की बात की। आपको याद होगा कि जिस वक्त PTI का धरना था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने ही कहा था कि आप आके धरने की स्टेज छोड़कर पार्लियामेंट में आकर अपनी आवाज उठाएं और इलेक्शन के रिगिंग के खिलाफ यहाँ पे आके आप अपना रोल प्ले करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएं। तो पीपल्स पार्टी आज भी अगर हुकूमत बनाने में अपना किरदार अदा कर रही है तो वो पार्लियामेंट को ताले लगने से बचाना चाहती है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो। हम अगर अपनी सेल्फिश सोच रखते और अपनी ईगो रखते और अपनी जाती अना की पॉलिटिक्स करते तो शायद हम कुछ और फैसले कर रहे होते। हमें तो कोई मसला नहीं था, हम जहाँ पे यहाँ पे कोई ओहदे नहीं ले रहे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रहे, हम ऑपोजिशन में भी बैठ सकते थे, हम वहां पर भी बैठकर अपना रोल अदा कर सकते थे। तो MQM के 3 नुकात को पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में सपोर्ट करेगी?
देखिए, पीपल्स पार्टी और एमकेएम के जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस एक्चुअल जो डिफरेंसेस हैं जिसपे हमारे अपना वाज़े मौक़िफ़ है। हम समझते उन 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 इश्यूज के ऊपर हम बिल्कुल भी कोई लचक नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमने अगर मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज्याला है तो हमने काम किया, लोगों ने हमें वोट किया। अब अचानक से जो है वो लोग अगर अपनी बयानात बदल दें, मतलब आपको पता है कि पहले, अब मैं बातों में पढ़ना नहीं चाह रही। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। मैं जरा शोएब शाहीन साहब की तरफ जाता हूं। शोएब शाहीन साहब, फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। एक तो इस पर आपका कमेंट्स चाहिए। दूसरा, क्या वजूहत है कि पीटीआई के लीडरशिप यानी कायद की तरफ से जो लेटर लिखा जा चुका है या लिख दिया गया है या पहुंच चुका है एमएफ के पास कि ये कहा यह जा रहा है कि ये लेटर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत है, कैसे देखते हैं इन दोनों बातों को? देखिए, पहले वाले सवाल पे तो मैं आ जाऊं। फॉर्म 45 है क्या? ये वो रिजल्ट होता है। यानी पहले आप ये समझ लें कि दिन में जो कुछ काउंटिंग होती है, जो कुछ पोलिंग होती है, उसके नतीजे में तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो काउंट करता है वोट, और तमाम पोलिंग एजेंट्स उसके ऊपर दस्तखत करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर दस्तखत करता है, अपना अंगूठा लगाता है। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर दस्तखत करता है, अंगूठा लगाता है। मसलन मैं अब एक हल्के की मिसाल देता हूँ। 387 पोलिंग स्टेशन हैं, उसके ऊपर 387 जो फॉर्म 45 है उसके ऊपर 3,000 मुख्तलिफ अफराद के दस्तखत हैं। और इसको सेक्शन 90 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट होती है। फॉर्म 47 होता है स्टेटमेंट, यानी जमा तफरीक करके सिर्फ एक शख्स साइन करता है, रिटर्निंग अफसर। उसको कोई इख्तियार नहीं है, यानी वो सिवाय जमा तफरीक करने के अलावा उसको रिजल्ट नहीं कहते, उसको वो एक स्टेटमेंट कहते हैं, उसकी स्टेटमेंट है। और फिर इसी तरह फॉर्म 48 भी स्टेटमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 45। फॉर्म 45 ओरिजिनल हर एक के पास मौजूद है। उसके नतीजे में हम 180 से ज्यादा सीटें जीते हैं। अब जिसको ये बनाने जा रहे हैं मरियम नवाज को, वो सीटें हारी हुई है। जो नवाज शरीफ जिसको कह रहे हैं मौसेरा का तो खैर डिक्लेयर कर दिया, दूसरे वाले हल्के में भी वो हारा हुआ है। और इसी तरह 18 सीटों वाले पार्टी को उठा करके ये इक़्तिदार दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा डाका जनी और वो कोई और हो नहीं सकती। वो ज़ाहिर है जो डाका डालने वाले हैं और जो उसके सहूलतकार हैं वो सब आपके सामने हैं। इसलिए कि जिनकी आंख का तारा है शहबाज शरीफ, उन्होंने उनको लाना ही लाना था, क्योंकि अवाम की आंख का तारा तो है नहीं। अवाम ने तो हमें मैंडेट दिया है, अवाम तो हमारे साथ खड़ी हुई है और सबके सामने। अब ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया में ना बात करें। भाई हम तो नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया अपने ऑब्जर्वर थे, उनके लोग यहाँ मौजूद थे। इंटरनेशनल मीडिया को छोड़ दें, इंटरनेशनल वर्ल्ड आपको इलेजिटिमेट कह रही है, नाजायज कह रही है। अब आगे मैं ना ही बोलूं तो बेहतर है। आपको कह रही है जो जिस तरह के ये इस तरह की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब आपने पूछा कि जी IMF, देखें IMF के साथ वायदा क्या हुआ था, खान साहब ने उसको सपोर्ट किया था कि हम सपोर्ट करेंगे। शर्त यह थी कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएंगे। और आगे इसमें जो जुल्म ढाया गया PTM 1 ने, जो कहा गया ना कि शहबाज शरीफ ने बड़ी कामयाबी से मुल्क को चलाया, कामयाबी से मुल्क को और मईशत को डुबाया, यूं कहें अगर राजा साहब कहना चाहते हैं तो। हुआ क्या, खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने कहा था कि $18 बिलियन सालाना मुफ्त मराद ये लोग ले रहे हैं, ऊपर का शाफिया, उसको कम करें। और उसको कौन कम करेगा? जो पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट आएगी। रिफॉर्म्स लाएं, वो कौन करेगा? जो पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट आएगी। अच्छा, फिर आप उस पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ओवरसीज से लाएंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करेंगे। और वो किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? जो पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट होगी, ताकि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें। कोई भी दुनिया, कोई भी आए, ये जीते हम जीते, कोई भी हो। मगर उसके बरक्स सब कुछ कर दिया गया। इससे सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम की बुनियाद है। तो लिहाजा ये वो बातें थी। क्यों? अच्छा, अगर ये नहीं हो तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा 16 रुपए बिजली का यूनिट ये 70 रुपए पे ले गए हैं। 5 का जो गैस की बिल था ये 5,000 8,000 पे ले गए हैं। अब खुदा न खास्ता अगर इसी को एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इन्होंने ना इनमें कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना ये कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, पब्लिक की इनको सपोर्ट नहीं होगी। इन्होंने तो पब्लिक से वोट नहीं लिया, वो पब्लिक ने इनको वोट नहीं दिया, तो अब करेंगे क्या? इसका नुकसान ये होगा कि 70 रुपए जो बिजली का यूनिट है ये 170 पे ले जाएंगे।
जो 500 से 5000 गैस चले, की ये कीमत तो देंगे, ये तो वो ये फेस 50,000 करेंगे। चले जाएंगे। ये तो शोएब शाहीन अब साहब इसका जो उनको नुकसान है, अगर वो अपनी हमने ये नहीं कारकर्दगी कहा- दिखा गए, अगर वो अपनी कारकर्दगी दिखा गए तो फिर डेफिनेटली आवाम उसका रिएक्शन देगी, और नहीं दिखाएंगे तो वो जवाब दे। मेरा जो सवाल है देखिए, कि आपने कारकर्दगी तो वो आईएमएफ को दिखा चुके हैं। आईएमएफ को आपने जो डॉक्टर लेटर साहब लिखा दिखा है चुके हैं। इसका हमने जवाब ये देना। लिखा है, आईएमएफ को जो हमने आपने ये लेटर लिखा लिखा है। है, आईएमएफ को जो आपने लेटर अब लिखा, नहीं वो लिखा, ये भी लेटर, अभी वो उस लेटर पे मेरे जो नाम से। आईएमएफ का रिएक्शन है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नहीं, आईएमएफ को अभी लेटर नहीं मिला, उनसे से पूछा गया, उन्होंने कहा जी आगे सियासत के मामलात में हम नहीं मुदाखलत करेंगे, ना करें। हम ये कहना चाहते हैं कि देखें, जरा ये क्लियर करें, जरा क्लियर, क्योंकि जो न्यूज़ है वो मैं चाहता हूं उसकी तस्दीक या तरदीद आप कर दें कि आईएमएफ को लेटर लिखा जा चुका है और आईएमएफ के पास लेटर सुने मेरी बात, सवाल पूरा कर लूं। आईएमएफ के पास लेटर जा चुका है, आईएमएफ ने उस लेटर को पढ़ने के बाद ये जवाब दिया है कि हम इन मामलात पे कोई रिमार्क्स नहीं देना चाहते, लेकिन हम नई हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। तो फिर आपके इस लेटर की अहमियत क्या रह गई अगर ये चीज़ सही है? देखिए, मेरे नॉलेज में नहीं है कि खत लिखा गया, मेरे नॉलेज में नहीं है कि जवाब क्या आया, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने तो इस बात पे वार्न किया है कि जो मुल्क के मसाइल में इजाफा करना चाहते हैं ये लोग, वो न करें। हमने ये नहीं कहा कर्ज ना दें, हमने कहा है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, जो शर्त रखी गई थी ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की, इनको ये इनके साथ मुज़ाकरात में ये भी शामिल किया जाए कि उसका जुडिशल कमीशन के जरिए उसकी वेरिफिकेशन हो, और जिसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो आए ताकि रिफॉर्म्स कर सकें। और जो शर्त थी और जिन टर्म्स पे हमने सपोर्ट किया था, वो टर्म्स ये थी कि उसके लिए रिफॉर्म्स करेंगे, और रिफॉर्म्स करने की ना इनकी कैपेसिटी है, ना इनकी नीयत है, ना इनकी विल है, ना स्किल है। तो इसके लिए हमने उनको इन्फॉर्म किया, और वो इन्फॉर्म उन कंसिडरेशन पे किया, कंसिडरेशन पे हमने उनके साथ मुज़ाकरात के ऊपर सपोर्ट करने का वादा किया था। तो लिहाजा इसलिए हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि पब्लिक मैंडेट का एहतराम किया जाए। अच्छा सर, मैं एक सवाल रखना चाहता हूं आपके सामने। मुझे ये बताइए कि इस वक्त एक हुकूमत बनने जा रही है और वो पीएमएलएन की हुकूमत है मरकज़ में, और प्रोविंशियल में तो खैर उन्होंने बड़ा इस वक्त सामने आ गया है कि मरियम वहाँ की वज़ीर आला बनने जा रही हैं। लेकिन मैं यहाँ मरकज़ पे आपसे बात करना चाहूँगा कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको हुकूमत में तो ला रही है और अहम आइनी ओहदे उसने अपने पास रख लिए हैं, लेकिन हुकूमत का साथ वो हुकूमत में शिरकत करने को तैयार नहीं है। इसकी क्या वजूहत आपको नज़र आती है? इनको पता है कि पीडीएम 1 की सूरत में जो तबाही और बर्बादी की है और अपना वोट बैंक भी खत्म किया है, और जो लोगों की नफरतें इन्होंने झीली हैं, और अभी भी ये सारा मैंडेट जाली लेके बैठे हुए हैं। ये एमक्यूएम की एक सीट भी नहीं थी, एक सीट भी उनको जितवाई गई। 4-4 हजार वोट लेने वालों को, जो 1-1 लाख की लीड से जीते हुए लोग थे, उनको हरवा दिया गया। इसी तरह इंटीरियर सिंध का आधे से ज्यादा सीटें दिलवाई गई हैं, इसी तरह पंजाब मैक्सिमम दिलवाई गई हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, इस वक्त जो सिचुएशन है, पब्लिक उठ खड़ी हुई है इनके खिलाफ, शदीद इनसे नफरत कर रही है। तो एक शख्स के साथ खड़ी है, वो इमरान खान। अब इस वजह से ये उनके साथ नहीं लगना चाहते कि इनके खिलाफ तो इतनी ज्यादा नफरत है कि ये ना हो कि जो पीपल्स पार्टी की जो थोड़ी बहुत साख बच गई है वो भी खत्म हो जाए। इसलिए ये अवॉइड कर रहे हैं। ये 3 महीने हुकूमत चलने वाली नहीं है, आप देख लीजिएगा। ये जो अवामी इनकलाब आया है उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे, तो लोगों के ऊपर जो ये जुल्म ढाएंगे, जिस तरह बिजली गैस के निर्ख बढ़ाएंगे। चले, मैं जरा सायरा बानो से, 1 मिनट मेरे पास है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। सायरा बानो, हुकूमत तो बन गई और आप कहती हैं कि इस तरह फिर हो जाता है, आप जद्दोजहद कर रही हैं या आप मुजाहरा कर रही हैं, शोर मचा रही हैं, या अदालतों में लोग जा रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं अगर ये हुकूमत बन जाती है जिस तरह ये बन रही है, ये कितने दिन चलेगी ये हुकूमत? आपकी क्या निगाह देखती है? 1 मिनट है आपके पास। है 1 मिनट तो गिनती सुना सकती हूँ, 1 2 3 4 5। ये पीडीएम का सीजन 2 ही दिख रहा है मुझे। अभी आपने वो बात बीच में जो राना एहसान साहब भी बोल रहे थे कि जो आगे बजट आएगा ये सारा कुछ होगा, कैसे हो सकता है? ये जो अजली दुश्मन, अगर आपने कैंपेन की भी बात की, उससे पहले नाज बलोच साहिबा एमक्यूएम और आप उनकी बात कर रहे थे, तो इनकी कैंपेन देखी थी कि जो शेर का शिकार तीर से ही होगा, और वाकया तीर ने शिकार कर लिया है शेर का। अब ये जरदारी साहब, ये सॉरी, मतलब क्या मैं कहूँ कि ये जनाजा कब्रिस्तान तक पहुंचा कर आएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है?
कि वो बाकी उन चीजों का हिस्सा बने और उसके बाद वो ना हो। ये हुकूमत कैसे चलेगी आगे? महंगाई का जिन मुंह खोले खड़ा है, हमारे अफसरान और उनकी अयाशियां खत्म नहीं होती, और ये फाइनली इवेंचुअली जितना भी बर्डन है ये अवाम के ऊपर पड़ेगा आगे। फिर ठीक। बिजली और ये सारा कुछ ठीक। मैं नहीं तो समझती। ये थोड़े से 2-3 अहदाफ है वो हासिल कर ले, ये लोग नहीं जो इनको लाए हैं। उसके बाद ठीक फिर है। ये जो एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी ठीक है। क्यों रखी हुई है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में काम आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तीनों मेहमानों, बहुत शुक्रिया। जनाब सायरा बानो, राना एहसान अफजल, शुएब शाहीन, नाज बलोच, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।